हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने लीगल चैनल सोच पर प्रहार में। मैं हूं एडवोकेट सनी शर्मा और दोस्तों आज की इस वीडियो में हम सेक्शन 9 की बात करने वाले हैं। सेक्शन 9 ऑफ हिंदू मैरिज एक्ट, जो कि बताता है कि आप अपने वैवाहिक संबंधों की पुनर्स्थापना कर सकते हैं, यानी कि रेस्टिट्यूशन ऑफ कंजुगल राइट्स। अब दोस्तों इस मामले को पति भी डाल सकता है और पत्नी भी डाल सकती है, यानी कि पति यदि ये चाहता है कि उसकी पत्नी उसके पास आकर रहे तो वो ये मामला फाइल कर सकता है, और यदि पत्नी ये चाहती है कि वो अपने पति के पास जाकर रहे और पति उसको एंटर नहीं करने दे रहा है तो वो भी अपनी तरफ से रेस्टिट्यूशन का मामला कोर्ट में दाखिल कर सकती है। लेकिन दोस्तों यहां मैं आपको बता दूं कि अगर रेस्टिट्यूशन का मामला दाखिल होता है तो सामने वाली पार्टी उसको एक मामला ही समझती है, ऐसा नहीं मानती कि आप उसको बुलाना चाह रहे हो, बल्कि उसके माइंड में ये चलता है कि इसने मेरे पे कोर्ट केस कर दिया है, तो काउंटर में वो भी कुछ ना कुछ करते हैं, चाहे वो पति हो या पत्नी हो। तो इसलिए दोस्तों इस चीज को भी आप समझ लें। अब हम बात करते हैं कि यदि सेक्शन 9 का मामला चल ही रहा है, आज हम पति के फेवर से बात कर रहे हैं, फिर पत्नी के फेवर से भी मैं ये वीडियो बनाऊंगा कि पत्नी को क्या सवाल पूछने चाहिए। आज की इस वीडियो में मैं आपको बता रहा हूं कि यदि पति सेक्शन 9 का मामला डाल रहा है, उसमें पत्नी आ रही है, वो अपना रिप्लाई फाइल करती है कि मैं इस वजह से इसके साथ नहीं हूं, मेरे साथ क्रूरटी की जाती है, मेरे साथ मारपीट की जाती है, या फिर और अन्य रीजन बताए जाते हैं, तो पति को अपनी पत्नी से क्या क्या सवाल सेक्शन 9 में पूछने चाहिए कि मामला उसके फेवर में हो जाए। तो दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट है और प्रैक्टिकल वीडियो है, आप इस वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करना। इस वीडियो में मैं आपको 15 ऐसे क्वेश्चन बताऊंगा जो कि आपको बहुत फायदा देंगे अपने सेक्शन 9 के मामले में और डिग्री अपने फेवर में कराने में। तो दोस्तों बने रहिएगा वीडियो में अंत तक, और यदि आपने अभी तक भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल पर जरूर क्लिक कर लें, क्योंकि इस चैनल पर इस तरह की इंफॉर्मेशन मैं आपके लिए लेकर आता रहता हूं। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जब पत्नी आती है और उसे क्रॉस होगा तो आप ये पूछेंगे कि आपकी शादी किस तारीख पे हुई, वो आपको एक डेट बताएगी। फिर आप पूछेंगे आपकी शादी कहां पर हुई, उसके बाद आप पूछेंगे आपके पिताजी ने इस शादी पर कितना खर्चा किया, क्योंकि दोस्तों ये एक ऐसा क्वेश्चन होता है जिसे वाइफ लिख के लाती है अपने पिटीशन में कि मेरे पिताजी ने 20 लाख रुपए का खर्चा किया, 30 का, 40 का, 50 का, लेकिन अधिकतर मामलों में ये फिगर फेक होती है। तो यदि आपके मामले में भी ये फिगर फेक लिखी गई है तो हो सकता है कि क्रॉस के टाइम पर वो कंफ्यूज हो जाए कि पिटीशन में उसने पर्टिकुलर मेंटेनेंस के पिटीशन में क्या बोला है या कहीं और 498 में क्या बोला है, और वो कुछ और फिगर बता दे तो वो आपके काम आ जाएगी। तो उससे आपने पूछना है कि आपके पिताजी ने कितना खर्चा किया। नेक्स्ट आपने ये पूछना है कि दहेज में आपके पिताजी ने क्या क्या सामान दिया था, तो वो कुछ सामान बताएगी, हो सकता है उसमें भी मिसमैच आ जाए, और वैसे भी दहेज देना अपराध है। अगर आप ये साफ साफ लिखवा रहे हैं कि आपने दहेज में क्या क्या दिया था और वो बता रही है तो इसका मतलब है उसकी एक्सेप्टेंस भी है। इसके बाद आपको पूछना है उससे कि क्या आपके ससुराल में झगड़े होते थे। अब वो हाँ बोलेगी ऑब्वियसली, क्योंकि वही ग्राउंड लेके आती है। तो आप ये पूछेंगे कि शादी के कितने दिन बाद से ये झगड़े होने लगे। अब दोस्तों अगर वो कहती है कि शादी के 2 दिन बाद या 4 दिन बाद या 1 हफ्ते बाद, तो फिर आप उसे और एक्सप्लोर कीजिए कि इतनी जल्दी शादी के ये झगड़े क्यों होने लगे। तो दोस्तों ऐसे में वो आरोप लगाएगी आप पर, आपके फैमिली मेंबर्स पर, कि उनकी तरफ से ऐसी क्रूरटी की जाती थी, ऐसा किया जाता था, इसलिए झगड़े होते थे। तो आपको अगला प्रश्न पूछना है कि जब आपके साथ इतनी ज्यादा क्रूरटी होती थी, मारपीट होती थी, तो क्या आपने कभी कोई पुलिस कंप्लेंट की। तो दोस्तों इसका उत्तर अधिकतर समय ना ही होगा कि नहीं, कोई पुलिस कंप्लेंट नहीं की गई है। तो दोस्तों यहां से ये भी साबित हो जाएगा कि अगर उसके साथ क्रूरटी हुई है वो कहीं पुलिस पे नहीं गई है, इसका मतलब हो सकता है कि वो झूठ बोल रही है। इसके बाद दोस्तों आप बच्चों को लेके आइए कि बच्चे आपके कितने हैं, वो बताएगी इतने बच्चे हैं, कितने बड़े हैं, वो बताएगी इतने बड़े हैं। फिर आप पूछिए कि उन बच्चों की एजुकेशन कहाँ होती है, यानी वो कौन से स्कूल में पढ़ते हैं, तो वो स्कूल का नाम बताएगी। अब दोस्तों देखिए आज के समय माँ बाप दोनों ही चाहते हैं कि बच्चे अच्छे स्कूल में पढ़ें, तो यदि आपके बच्चे बहुत अच्छे स्कूल में पढ़ रहे हैं, अच्छी शिक्षा ले रहे हैं, तो वो बताएगी कि हाँ वहां पे पढ़ रहे हैं। तो इससे यह भी क्लियर हो जाएगा कि आपका आपके बच्चों के प्रति व्यवहार कैसा है और आप उनके भविष्य के लिए कितना सजग हैं, उन्हें अच्छे स्कूल में पढ़ा रहे हैं, चाहे भले ही वहां की फीस ज्यादा है या जो भी है XYZ, लेकिन आप उन्हें अच्छे स्कूल में पढ़ा रहे हैं। तो आपकी इंटेंशन यहां पर क्लियर होती है। इसके बाद आपका अगला क्वेश्चन होना चाहिए कि क्या आप कभी बाहर अपने बच्चों के साथ विद फैमिली घूमने गए हैं। तो ऑब्वियसली दोस्तों मैरिड लाइफ में होता ही है कि आप कई बार घूमने जाते हैं, लेकिन जब डिस्प्यूट हो जाता है तो उन सारी चीजों को इग्नोर कर दिया जाता है। तो जब आप ये पूछेंगे कि क्या आप कभी कहीं घूमने गए हैं जिनमें आपके बच्चे भी गए हों, आपका हस्बैंड भी गया हो और आप भी गए हों, तो ऑब्वियसली अगर गए हैं तो वो बताएंगी कि यहाँ गए हैं, क्योंकि जब हम जाते हैं तो उसकी फोटोज और वीडियोज वगैरह भी होते हैं। तो ऐसे में शायद वो झूठ ना बोले, वो यही बताएं कि हाँ मैं यहाँ घूमने गई थी। अब आप ये पूछिए कि ये ट्रिप, आपकी जो आखिरी ट्रिप थी बाहर घूमने की, वो कब हुई। हो सकता है मामला दर्ज कराने के 4 दिन पहले ही ऐसा हुआ हो, ऐसा बहुत सारे मामलों में होता है, यानी कि टाइम गैप बहुत कम हो। तो फिर ऐसा कैसे हो सकता है कि आपके साथ 10 तारीख को क्रूरटी हो रही है और 5 तारीख को आप जो है अंडमान घूम के आ रहे हैं, तो ये भी पॉसिबल नहीं है। तो ऐसे में कई बार आपके फेवर की चीजें निकल जाती हैं इन क्वेश्चन से। इसके बाद आप पूछिए कि आप आखिरी बार अपने मायके कब आ गई थी, तो वो एक डेट बताएंगी। अब आप पूछिए कि क्यों आ गई थी, तो वो बताएंगी कि ऐसे ऐसे मेरे साथ क्रूरटी हुई थी, मेरे साथ मारपीट हुई थी, झगड़ा हुआ था। उसके बाद आप पूछिए कि जब आपके साथ ये सारी चीजें हुई और आप मायके आ गई तो आकर के आपने कोई मेडिकल कराया तुरंत 24 घंटे के अंदर,
तो अधिकतर मामलों में वो कहेंगे कि नहीं मेडिकल नहीं कराया, तो ये भी आपके फेवर की बात हो गई। दोस्तों देखिए, जो भी क्वेश्चंस मैं आपको बता रहा हूं ये 90% एप्लीकेबल हो सकते हैं, 100% किसी पर भी एप्लीकेबल नहीं हो सकते, क्योंकि कुछ केसेज ऐसे भी होंगे जहां पर उसने जाकर के मेडिकल कराया होगा। तो इसलिए इसको आप इसी तरह से लें जिस तरह से मैं बता रहा हूं। इन क्वेश्चंस को आप अपने अपने मामलों में 90% यूज कर सकते हैं, लेकिन फिर भी हर मामले में ऐसा नहीं होगा। कुछ मामलों में कुछ क्वेश्चंस उस मामले पर भी आधारित होंगे। अब अगला क्वेश्चन आप पूछिए कि आपके पति ने आपको रोका था जब आप अपने मायके जा रही थी। और सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप पूछिए कि जब आप अपने मायके आई, आपने कह रही हो कि वहां पे झगड़ा हुआ, तो आप थोड़ा सा विस्तार से बताइए कि उस दिन वहां पर क्या क्या हुआ था। अब इसमें जरूर गलती होगी, जब आप विस्तार से पूछेंगे तो आदमी एक ना एक घटना गढ़ेगा, और इतना ज्यादा विस्तार में 498A में या मेंटेनेंस में भी नहीं लिखा होता। इसमें गलती जरूर होगी अगर आप उनसे कहते हैं कि विस्तार में बताइए उस दिन क्या हुआ, तो उन्हें बताना पड़ेगा, और उसमें कहीं ना कहीं कोई ना कोई पॉइंट जरूर ऐसा आएगा जो कि आपके फेवर का हो। और लास्ट में उनसे पूछिए कि जब आप गई थी तो आप अपना सारा सामान, सारे जेवर, सोना चांदी के सारे अपने साथ लेकर के चली गई थी। तो दोस्तों इस पर वो मना करेंगी कि नहीं मैं नहीं ले गई, और थोड़ा सा गुस्सा भी हो जाएंगी। तो दोस्तों ये सारे क्वेश्चंस अगर आप क्रॉस में पूछते हैं और इनको लीगल लैंग्वेज में लिखवाते हैं तो ये आपके लिए बहुत ही बेनिफिशियल होंगे। अब दोस्तों देखिए होता क्या है, कई लोगों का जवाब पहले भी जब मैंने इस तरह के कुछ क्वेश्चंस प्रैक्टिकल जो कोर्ट में पूछे जाते हैं वो बताए थे अपने अनुभव के आधार पर, तो लोगों के नीचे कमेंट आए थे सर ये क्वेश्चन हम भी पूछ सकते हैं या हमारे वकील साहब द्वारा पूछे जाएंगे। दोस्तों पूछ आप भी सकते हो, वकील साहब भी पूछ सकते हैं, लेकिन ज्यादा बेहतर होगा कि अगर आपके वकील साहब पूछे, क्योंकि सिर्फ पूछना ही काफी नहीं होता, पूछने के बाद उसका जो आंसर आता है उसको लीगली फ्रेम करके लिखवाना, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। यदि ऐसा नहीं हो पाया कि आपने उसके द्वारा दिए गए आंसर को उस तरीके से नहीं लिखवाया जिस तरह से लिखवाया जाना चाहिए था, जिससे आपको उसका बेनिफिट मिलता, तो उसकी वैल्यू 0 हो जाएगी। तो इसलिए बेहतर यह है कि ये सारे क्वेश्चंस आप अपने माइंड में रखिए, इसके नोट्स बना लीजिए, अपने वकील साहब से डिस्कस कीजिए क्रॉस से पहले कि सर ये क्वेश्चंस हैं, हम ये पूछना चाहते हैं। तो आपके वकील साहब जो भी क्वेश्चन पूछना चाहेंगे उनमें ये सारे क्वेश्चंस को ऐड करके भी पूछ सकते हैं, या फिर जैसे भी आपके वकील साहब के साथ हिसाब बने उसके अकॉर्डिंग ये क्वेश्चंस उनसे पूछे जा सकते हैं, और इसका फायदा आपको निश्चित तौर पे मिलेगा। अगर आप ये 15 क्वेश्चन पूछते हो तो इन 15 में से कम 5 क्वेश्चंस के जवाब तो ऐसे आएंगे जो आपके फेवर में होंगे, और इससे डिग्री आपको अपने फेवर में लेने में मदद मिल जाएगी। और कहीं ना कहीं आप गलत आरोपों से भी बच सकते हो। गलत आरोप जो आपके ऊपर लगाए जाते हैं कि मेरे को मारा गया है, पीटा गया है, हो सकता है कुछ ऐसा कॉन्ट्रडिक्शन आ जाए कि उसकी वो बात इन सारे सवालों के जवाब से झूठी साबित हो जाए। तो इस तरह से यदि आपने सेक्शन 9 का मुकदमा डाला है और आपकी पत्नी उसमें आ रही है, तो आप उससे क्रॉस के टाइम पे ये क्वेश्चन पूछ के डिग्री अपने पक्ष में करा सकते हैं। दोस्तों ऐसा ही एक और वीडियो में लेके आऊंगा जिसमें बताऊंगा कि यदि पत्नी ने ये सेक्शन 9 का मुकदमा डाला है तो उसको कौन कौन से क्वेश्चन पूछने चाहिए ताकि उसका घर फिर से बच सके। नेक्स्ट वीडियो में नई लीगल जानकारी के साथ मैं आपसे फिर मिलता हूं, तब तक के लिए गुड बाय एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग, टेक केयर।